नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रजामंडल आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने जैसलमेर प्रजामंडल को पढ़ा, झालावाड़ प्रजामंडल को पढ़ा, ठीक है, डूंगरपुर को भी पढ़ा था और कुछ छोटे मोटे अन्य प्रजामंडल पढ़े थे। ठीक उससे आगे आज हम पढ़ेंगे और आज हम भरतपुर को, धौलपुर, करौली इनको पूरा करते हुए और आज प्रजामंडल आंदोलन को हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर लगाए मैं हेडिंग डालता हूँ भरतपुर प्रजामंडल और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल जो है इसको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर रेवाड़ी में जुगल किशोर के आवास पर 1938 में हुई थी, मगर उससे पहले ही यहाँ पे जन जागृति का काम चल रहा था। 1912 में एक संस्था गठित हुई थी, हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ राव के द्वारा, जिसमें गंगा प्रसाद का भी योगदान था। उसने यहाँ पे जन जागृति का काम प्रारंभ कर दिया था और इत्तेफाकन यहाँ का जो शासक था भरतपुर का शासक भी किशन सिंह जो है बड़ा ही प्रगतिशील शासक था और जनता का उसके साथ अच्छा संबंध था। तो उसने जो है जन जागृति का काम किया। अंग्रेज लोग किशन सिंह से खफा थे, है ना, लेकिन इस दरमियान आगे ये हुआ कि 1938 में जैसे स्थापना हुई उसके बाद एक शासक भी बदल जाते हैं भरतपुर के, है ना। बाद में ब्रजेंद्र सिंह जो है शासक बनते हैं और ब्रजेंद्र सिंह ने भरतपुर में जो प्रजामंडल गठित हुआ था 1938 में उसको अवैध घोषित कर दिया 1939 में, है ना। 1939 में शासक बने ब्रजेंद्र सिंह और 1939 में ही उन्होंने जो है प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, जिसके चलते प्रजामंडल के सदस्यों ने और अपना जो नाम था प्रजामंडल उसकी जगह प्रजा परिषद कर दिया। ठीक है, प्रजा परिषद किया और उसका पहला जो अधिवेशन था वो हुआ 1940 में जाके जयनारायण व्यास साहब ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उत्तरदायी शासन की मांग की तो फिर प्रजामंडल के नेताओं को जो है कुछ नेताओं की गिरफ्तारी यहाँ पे कर ली गई भरतपुर शासक के द्वारा। तो गिरफ्तारी की गई तो उस गिरफ्तारी के विरोध में भरतपुर में जो है एक 2 दिवसीय एक विशाल राजनीतिक सम्मेलन 1941 मार्च 1941 में आयोजित हुआ। 20 मार्च 1941 को पहले दिन जो हुआ उसकी अध्यक्षता मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की। दूसरे दिन जो हुआ उसकी अध्यक्षता सरस्वती बोहरा ने की। इस प्रकार से जब विरोध लगातार बढ़ रहा था महाराजा का, तो महाराजा ने ब्रज जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हुए और उसके अनुसार ही 2 वर्ष तक शासन अपना चलाया, मगर इसका भी प्रजा परिषद के सदस्यों ने बड़ा विरोध किया और क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, उसके बाद जो है जयनारायण व्यास साहब ने भी और 1944 में 26 अक्टूबर का दिन था, 26 अक्टूबर 1944 को भरतपुर दमन विरोधी दिवस भी मनाया। ये भी आपको ध्यान रखना है, भरतपुर दमन विरोधी दिवस भी मनाया। इसके बाद प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन बयाना में हुआ था, 1945 में हुआ था, 23 मई 1945 को हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सत्यदेव विद्यालंकार व बसंती देवी ने की थी। छात्रों ने इसमें अधिकतम भाग लिया था ना, छात्रों का अधिवेशन था एक तरीके से ऐसा माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ था कि इसका सरकार ने दमन किया। सरकार का दमन चक्र अभी भी चल रहा था, है ना। जब सरकार का इस प्रकार दमन चक्र चल रहा था तो सरकार व जनता के मध्य शांति स्थापित करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल यहाँ आते हैं, साथ में बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भी आते हैं, मगर इन दोनों का यहाँ की जनता ने विरोध किया और 16 अगस्त 1945 को 16 नवंबर 1945 को भरतपुर में मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया गया। तब जाकर 3 अक्टूबर 1947 को
भरतपुर के शासक ने जो है उत्तरदायी शासन देने की मांग स्वीकार ली थी। ठीक है, तो ये था पूरे भरतपुर प्रजामंडल की कहानी, मैंने आपको बोल के सुनाई। ध्यान रखना यहाँ पे इंडोनेशिया दिवस भी मनाया गया था 28 अक्टूबर 1945 को, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल अक्सर बन जाता है कि इंडोनेशिया दिवस का संबंध किस रियासत से था, तो भरतपुर रियासत से था या भरतपुर प्रजामंडल से था, जो कि 28 अक्टूबर 1945 को मनाया गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, इसकी और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम इतना ही पूछ सकते हैं कि इंडोनेशिया दिवस का संबंध किस रियासत से है या किस दिन मनाया गया था। ठीक है, तो अब इस कहानी को विद्यार्थियों में यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, ताकि आप उसका अच्छे से नोट्स कर सको उसको, और उसको बार बार बाद में पढ़ सको, ताकि आपका कोई सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम स्थापना से इसका थोड़ा पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा, वहाँ से जो है आगे की कहानी पूरी हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना हम लिख सकते हैं। वैसे अपन मेंस तो लिख नहीं रहे हैं कि प्रस्तावना वगैरह लिखें, लेकिन कोई मेंस लिखे तो इस प्रकार से लिख सकता है। ठीक है, प्रस्तावना देके तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि 1912 में जगन्नाथ दास ने हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। ठीक है, जिसमें गंगा प्रसाद का भी प्रमुख योगदान था। ठीक है, गंगा प्रसाद। ठीक है, इस समिति ने भरतपुर में और जन जागृति का कार्य किया। ठीक है, इस समिति ने BTR लिख रहा हूं मैं, भरतपुर में जन जागृति का कार्य किया। ठीक है, जन जागृति का कार्य किया। यहाँ के जो शासक इस समय हुआ करते थे आरंभ में, वो जो है किशन सिंह होते थे, जो कि प्रगतिवादी शासक थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BTR भरतपुर शासक किशन सिंह प्रगतिशील शासक थे। अतः आरंभ में BTR यानी भरतपुर में शांति बनी रही। ठीक है, भरतपुर में जो है आरंभ में शांति यहाँ पर बनी रही। ठीक है, इसके बाद जो है 1938 में इसकी जो प्रमुख घटना आएगी वो लगभग 1938 की घटना है, जब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी, जुगल किशोर के आवास पर 1938 में रेवाड़ी में इसकी स्थापना होती है। ठीक, तो वो हम करेंगे यहाँ पे स्थापना हम डाल देता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ स्थापना। ठीक है, स्थापना हेडिंग डाल देते हैं, और इसमें मैं आपको बताऊं कि स्थापना जो हुई 1938 में रेवाड़ी में जुगल किशोर के आवास पर जो है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, के आवास पर
BTR लिख रहा हूँ, प्रजामंडल की स्थापना हुई, ठीक है, की स्थापना हुई। अब इसमें इस प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो बनाए गए थे विद्यार्थियों, वो हमारे ठाकुर देशराज उपाध्यक्ष बनाए गए थे, और गोपीलाल यादव जी अध्यक्ष बने, ठाकुर देशराज उपाध्यक्ष बने, आदित्येंद्र कोषाध्यक्ष बने, और किशन लाल जो थे वो इनके सदस्य बने थे, किशन लाल जोशी जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा अध्यक्ष जो बने वो बने थे हमारे गोपीलाल यादव, ठीक है, गोपीलाल यादव इसके जो है अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष की मैं बात कर लूँ तो ठाकुर देशराज, इनके समाचार पत्र का क्या नाम था जो इन्होंने आगरा से निकाला था, मुझे आप बताएंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठाकुर देशराज, ठीक है। सॉरी। कोषाध्यक्ष की मैं बात करूं, कोषाध्यक्ष जो थे, कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र नाथ, ठीक है, मास्टर आदित्येंद्र नाथ जो है कोषाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। और सदस्य के रूप में हम जो है किशन लाल को हम ले सकते हैं, किशन लाल जोशी, ठीक है, किशन लाल जोशी, ठीक, किशन लाल जोशी। तो इस प्रकार से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पे होती है, और इसके बाद इसका एक अधिवेशन होता है फतेहपुर सीकरी में, मानवेंद्र नाथ रॉय की अध्यक्षता में, मगर ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। उसके बाद कहानी मैंने आपको सुना दी है, हाँ मैंने ये बात तो नहीं बताई थी। उसके बाद जो है 1939 में यहाँ का शासक बदलता है, और किस प्रकार से वो प्रजामंडल को अवैध घोषित करता है वो बात मैंने आपको बोल के बता दी है। मैं यहाँ पे बस लिखना चाहूँगा इसका अधिवेशन प्रजामंडल का ना, इसका अधिवेशन मानवेंद्र नाथ रॉय की अध्यक्षता में हुआ, मगर निष्प्रभावी रहा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, मानवेंद्र नाथ रॉय साहब का नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद भरतपुर का शासक बदलता है, वो बात भी मैं यहीं पे लिखता हूँ। 1939 में भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह बने, है ना, ब्रजेंद्र सिंह किशन सिंह के स्थान पर, है ना, किशन सिंह के बाद ब्रजेंद्र सिंह बने थे, ठीक है। शासक बनते ही यानी कि 1939 में शासक बनते ही इन्होंने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, ठीक है, प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। तब प्रजामंडल का नाम प्रजा परिषद किया गया, प्रजा परिषद किया गया। कब? 1939 में ही ये नाम जो है प्रजा परिषद कर दिया गया, ठीक है। सॉरी।
इस प्रकार से इसका नाम जो है प्रजा परिषद कर दिया। इसमें दौलत राम शर्मा का विशेष योगदान रहा था प्रजा परिषद करने में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें दौलत राम शर्मा का योगदान रहा। दरअसल इस प्रकार से सवाल बन जाता है कि भरतपुर प्रजा मंडल से कौन संबंधित नहीं रहा, और उसमें डाल देंगे दौलत राम शर्मा, तो हम सोचेंगे कि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए पूछ लेते हैं, पर बाकी ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं। ठीक है, अब इस प्रकार से जब इसको जो है, अब भरतपुर प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन होगा जयनारायण व्यास साहब की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 1940 को, जो कि जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की जाएगी। ठीक है, और उसका फिर जो है मतलब नेताओं की गिरफ्तारी होगी, वो सारी बात मैं आपको सुना चुका हूँ। विद्यार्थियों, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं अब आगे की। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। सॉरी। अब देखिए यहाँ पे अब उत्तरदायी शासन की मांग की जाएगी अधिवेशन में, जो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आयोजित होगा। उसमें कई नेताओं की गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के विरोध में फिर जो है 2 दिवसीय राजनीतिक सम्मेलन बुलाया जाएगा मास्टर आदित्येंद्र नाथ और सरस्वती बोहरा की अध्यक्षता में, है ना। ये बात मैं सुना चुका हूँ आपको, मैं बस उसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 30 दिसंबर 1940 को 30 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद भरतपुर प्रजा परिषद है ये ना, भरतपुर पढ़ रहे हैं तो भरतपुर की होगी ना, प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन, पेन बदलना पड़ेगा। प्रथम अधिवेशन जयनारायण व्यास साहब की अध्यक्षता में, प्रथम अधिवेशन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ठीक है, जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ सॉरी, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई, जिसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। ठीक है, मगर यहाँ पे जो है कई नेताओं की जो है गिरफ्तारी हुई। ठीक है, मगर कई नेताओं की यहाँ गिरफ्तारी हुई, ठीक है, गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में 2 दिवसीय राजनीतिक सम्मेलन मार्च 1941 में, जिसके विरोध में 2 दिवसीय राजनीतिक सम्मेलन मार्च 1941 को आयोजित हुआ। ठीक है, अब 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ उसमें प्रथम दिन जो अध्यक्षता की वो मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की थी। ठीक है, 20 मार्च 1941 को हुआ। अध्यक्षता किसने की? मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की, है ना। चलो मैं इसमें एक अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मास्टर आदित्येंद्र
मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की, है ना, अध्यक्षता। ठीक है, अध्यक्षता। और जो दूसरे दिन जो हुआ था, है ना, दूसरे दिन जो हुआ था 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च 1941 को जो हुआ, वो सरस्वती बोहरा ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी? सरस्वती बोहरा ने की थी अध्यक्षता। ठीक है, सरस्वती बोहरा ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस प्रकार से जब लगातार विरोध बढ़ा, है ना, तो सॉरी, तो फिर भरतपुर शासक ने जो है ब्रज जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना की, है ना, ब्रज जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना 1942 में की। और उसके अनुसार जो है 2 वर्ष तक कार्य किया। ठीक है, मगर उसका भी प्रजा परिषद ने विरोध किया, वो बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, इस प्रकार लगातार विरोध होता देख भरतपुर शासक ने, ये भरतपुर है ना, भरतपुर शासक ने ब्रज जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना की। ब्रज जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना की। ठीक है, ब्रज जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जिसके अनुसार या जिसके द्वारा 2 वर्ष तक कार्य किया, जो 2 वर्ष तक कार्य किया, मगर प्रजा परिषद ने इसका विरोध किया। प्रजा परिषद ने इसका विरोध किया, तथा क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। ठीक है, इस प्रकार ये 1942 की घटना है, 1942। ठीक है, 1942 में। ठीक है, इसके बाद जो है जिस प्रकार से दमन हो रहा था, उस दमन के विरोध में जयनारायण व्यास ने और 26 अक्टूबर 1944 को भरतपुर में और जो है भरतपुर दमन विरोधी दिवस मनाया। ठीक है, तो भरतपुर दमन विरोधी दिवस किसने मनाया था? जयनारायण व्यास जी ने मनाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है विद्यार्थियों। भरतपुर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 अक्टूबर 1944 को। ठीक है, किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा। ठीक है, जय नारायण व्यास द्वारा मनाया गया। जय नारायण व्यास द्वारा मनाया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जय नारायण व्यास के द्वारा ये मनाया गया था। इसके बाद जो है भरतपुर प्रजा परिषद का 23 मई 1945 को और बयाना में एक दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, वो बात मैं लिखूंगा, भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा सम्मेलन। ठीक है, बोल तो मैं चुका ही हूं, मैं बस सीधा लिखूंगा ही भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन बयाना में
बयाना में कब हुआ था? 23 मई 1945 को हुआ। 23 मई 1945 को हुआ। जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र सॉरी सत्यदेव विद्यालंकार ने की, है ना। जिसकी अध्यक्षता सत्यदेव विद्यालंकार तथा एक लेडीज थी बसंती देवी, है ना। सत्यदेव विद्यालंकार तथा बसंती देवी ने की, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यह एक छात्र सम्मेलन था एक तरीके से ना, यह छात्र सम्मेलन था। इस प्रकार से ये सम्मेलन हुआ, मगर सरकार ने इसका दमन कर दिया था, ठीक है। मैं लिखूंगा मगर सरकार ने जनता का दमन किया। इस प्रकार से लगातार दमन पे दमन होता जा रहा था। तब लॉर्ड वेवेल और आते हैं बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह जनता और सरकार के मध्य शांति स्थापित करने हेतु, मगर उनका भी विरोध यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शासक व जनता के मध्य शांति स्थापित करने हेतु सॉरी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल आते हैं। लॉर्ड वेवेल वे बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह आते हैं। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह आते हैं, ठीक है। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह आते हैं, मगर जनता इनका विरोध करती है ना। मगर जनता ने इनका विरोध किया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद सॉरी इन्होंने जो है मुक्ति दिवस मनाया था 16 अगस्त को। मैंने शायद अभी जब पहले बोला था तो 16 नवंबर बोल दिया था, वो 16 अगस्त है, ध्यान रखना। 16 अगस्त 1945 को भरतपुर में मुक्ति दिवस मनाया गया। इस प्रकार लगातार जब विरोध पे विरोध सरकार को झेलना पड़ा तो सरकार आखिर में झुकी और 3 अक्टूबर 1947 को उत्तरदायी सरकार देने की बात स्वीकार ली गई, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसको आप उतारें बढ़िया तरीके से। मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम अगली स्लाइड पे आकर और उसको लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा भरतपुर प्रजामंडल जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, आपको पूरी कहानी एकदम समझ में आ रही होगी। देखो फैक्ट खूब है इसमें, है ना, और ऐसे बिखरा पड़ा है किताबों में, लेकिन मैं क्या है ना कि इसको एकदम एक कहानी फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का हमेशा प्रयास करता हूँ, ताकि आपको जो है बढ़िया तरीके से ये याद होता रहे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे लिखता हूँ। सॉरी 16 अगस्त 1945 को 16 अगस्त 1945 को मुक्ति दिवस यहाँ पे मनाया गया था ना। मुक्ति दिवस
यहाँ मनाया गया, यहाँ मनाया गया। ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया गया तब जो है 3 अक्टूबर 1947 को उत्तरदायी शासन की बात स्वीकार ली गई। ठीक है, उत्तरदायी शासन की जो बात थी वो यहाँ पर स्वीकार ली गई थी 3 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और हाँ 28 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे इंडोनेशिया दिवस भी मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। 28 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, इंडोनेशिया दिवस मनाया गया था। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया दिवस ये मनाया गया था। ये कई बार पूछ लेते हैं ना। ठीक है, क्या टंटा था, इसकी पूरी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना फैक्ट ध्यान रखना कि इंडोनेशिया दिवस का संबंध किस रियासत से था, भरतपुर रियासत से था। ठीक है, इसी में आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारे भरतपुर प्रजामंडल, जिसको हमने पढ़ा, बढ़िया तरीके से पढ़ा। ठीक है, अब हम सॉरी आगे जो है हमारा भरतपुर के पास में करौली को हम पढ़ लेते हैं। करौली और धौलपुर, इन दोनों को और पढ़ लेते हैं ना। पहले धौलपुर को पढ़ लेते हैं, चलो फिर धौलपुर में थोड़ा ज़्यादा मैटर है, तो पहले जो है मैं धौलपुर को करवा देता हूँ। आप इसको उतारे, मैं इसको मिटा देता हूँ और धौलपुर करौली को पूरा कर लेते हैं आज। और फिर हमारी क्लास को जो है, ये क्लास का टॉपिक खत्म हो जाएगा। धौलपुर प्रजामंडल की बात कर लेता हूँ मैं। धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल जो है विद्यार्थियों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो तो खैर वो भी काफ़ी आगे हुई थी, लगभग 30 के दशक में हुई थी। लेकिन उससे पहले से ही यहाँ पर भी और वही जन जागृति का काम जो था वो यहाँ पे लगातार हो रहा था। ठीक है, जन जागृति का काम यहाँ पर हो रहा था। और मैं बताऊँ, यमुना प्रसाद वर्मा जी ने यहाँ पर आचार सुधारणी सभा की स्थापना करके और जन जागृति का काम तो प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आर्य समाज की भी स्थापना इन्होंने 1911 में की। आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में कर ली थी। ठीक है, उसके बाद जो है स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यहाँ भरतपुर में करते हुए और जन जागृति का काम खूब जोर शोर से किया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से जन जागृति का काम जो है धौलपुर में खूब होता रहा। उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई। ठीक है, 1936 में। और तासीमो में इसका मुख्यालय रखा, जहाँ पे 2 हत्याकांड भी हुए थे, एक 1946 में और एक हुआ था 1947 में। 1947 का जो हुआ था 11 अप्रैल 1947 को, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। उस दिन को तासीमो दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन छत्र सिंह और पंचम सिंह दोनों शहीद हुए थे। ये था विद्यार्थियों हमारे धौलपुर प्रजामंडल के बारे में प्रमुख बातें जो मैंने आपको बोल के सुनाई। अब मैं इनको जो है एक एक करके लिख देता हूँ ताकि आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ परिचय तो खैर क्या ही लिखना है, मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक संस्था की स्थापना हुई थी, आचार सुधारणी सभा, है ना। तो आचार सुधारिणी सभा, है ना, इसकी स्थापना कब हुई? 1910 में हुई, है ना। किसने की? संस्थापक कौन थे? संस्थापक की मैं बात करूं तो यमुना प्रसाद वर्मा जो थे, आचार सुधारणी सभा के संस्थापक थे यमुना प्रसाद वर्मा। ठीक है, अब यमुना प्रसाद वर्मा ने इस समिति के माध्यम से जो है जन जागृति का काम यहाँ पर किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? जन जागृति का कार्य, है ना, जन जागृति हेतु। ठीक है, जन जागृति हेतु।
वर्मा साहब ने एक और काम किया था, 1911 में आर्य समाज की स्थापना की, है ना, आर्य समाज की स्थापना की। इसका भी उद्देश्य यही जन जागृति का कार्य करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से धौलपुर में जन जागृति का काम हो रहा था। एक बात और मैं लिखना चाहूँगा कि 1918 में स्वामी श्रद्धानंद ने स्वदेशी आंदोलन के जरिए जन जागृति का कार्य किया। ठीक है, वैसे विद्यार्थियों, स्वदेशी आंदोलन बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके ठीक बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन भरतपुर में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है ये स्वामी श्रद्धानंद ने किया, और इसके माध्यम से यहाँ पर जन जागृति का कार्य स्वामी श्रद्धानंद जी यहाँ पर करते रहे। ठीक है, इस प्रकार से जो है भरतपुर में हम देखते हैं कि 1910 से ही और जन जागृति का कार्य आरंभ हो जाता है, और ये लगातार चल ही रहा था। उसके बाद 1934 में एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना होती है जो नागरी प्रचारिणी सभा के नाम से जानी जाती है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने मिलकर उसकी स्थापना की थी 1934 में। ठीक है, और उसके बाद की जो प्रमुख जो घटना होती है वो है फिर 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किया जाना, जिसके जो संस्थापक थे वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। ठीक है, और अध्यक्षता कृष्णदत्त पालीवाल साहब ने की थी, वो बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अब, है ना। तो हम यहाँ पे नागरी प्रचारिणी सभा की बात कर लेते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में हुई। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? संस्थापकों में एक तो नाम आएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक नाम आ जाएगा हमारे जौहरीलाल इंदू। ठीक है, जौहरीलाल इंदू का नाम प्रमुख रूप से लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी और यहाँ पे जन जागृति का काम हुआ। अब होती है यहाँ पे धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो होती है विद्यार्थियों 1936 ईस्वी में होती है, तारीख ध्यान रखना। ठीक है, और संस्थापक जो थे इसके वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। ठीक है, अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष जो बने वो कृष्णदत्त पालीवाल बने। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल अध्यक्ष बने, और इसका जो मुख्यालय रखा गया था विद्यार्थियों वो रखा गया था तासिमो या तोसिमो में रखा गया था। ठीक है, तासिमो या तोसिमो में रखा गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और तासिमो या तोसिमो में दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हुई थी। एक 12 नवंबर 1946 को, इसको तोसिमो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, और तोसिमो हत्याकांड एक और हुआ था 11 अप्रैल 1947 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पर तोसिमो में ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर दो हत्याकांड हुए, है ना। दो हत्याकांड कौन कौन से हुए? एक तो हुआ था 12 नवंबर 1946 को, है ना, इसको भी तासिमो हत्याकांड बोलते हैं वैसे, तासिमो हत्याकांड। ठीक है, लेकिन तासिमो हत्याकांड जो फेमस है वो है दूसरा वाला, 11
अप्रैल 1947 को। क्यों? इस दिन जो है दो व्यक्ति शहीद हो गए थे, छत्र सिंह और पंचम सिंह, है ना। छत्र सिंह और पंचम सिंह शहीद हुए थे। छत्र सिंह और पंचम सिंह ये दोनों यहाँ पर विद्यार्थियों शहीद हो गए थे। दोनों नाम आपको छत्र सिंह का, पंचम सिंह का बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि छत्र सिंह और पंचम सिंह का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है, या किस हत्याकांड में किसका नाम रहा है। तो तासिमो हत्याकांड है, ये तासिमो हत्याकांड की तारीख है ना, ये ध्यान रखना, ये भी तासिमो हत्याकांड ही है। ठीक है, तो तासिमो हत्याकांड 2 दिन हुआ, एक पहले भी हुआ था 12 नवंबर 1946 को, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया, ये ज़्यादा फेमस था। इसी दिन, ये जो तारीख है, इस दिन तासिमो दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या मनाया जाता है? तासिमो दिवस मनाया जाता है ना। तासिमो दिवस जो है 11 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये घटना हुई। यहाँ पे एक घटना और घटित हुई थी विद्यार्थियों, जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो है 1947 के बाद करीब नवंबर की घटना थी, क्योंकि अक्टूबर में तो यहाँ पे नवंबर की घटना थी। नवंबर में जब यहाँ पे विवाद हो रहा था तो एक विशाल राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की थी, जो कि बड़े ही समाजवादी विचारक हुए हैं, है ना। समाजवादी विचारक हुए हैं राम मनोहर लोहिया जी, कभी पढ़ना उनके बारे में, बहुत अच्छी कहानी है। तो राम मनोहर लोहिया जी ने उस राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसका उद्घाटन शंकर राव देव ने किया था। ठीक है, जिसका उद्घाटन जो है शंकर राव देव ने किया था, जिसके चलते धौलपुर के शासक थे उदय भानु सिंह, उन्होंने यहाँ पे उत्तरदायी शासन देने की मांग स्वीकार ली थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उस बात को मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह बच रही है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं। ठीक है ना, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, आप तो इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ थोड़ी जगह बच रही है इस पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा नवंबर 1943 को डॉक्टर राम मनोहर, ये राम मनोहर को एक साथ लिखा जाता है, ध्यान रखना, उनको बड़ा प्रिय था एक साथ लिखना। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ। एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन शंकर राव देव ने किया। शंकर राव देव ने किया। ठीक है, जिसका उद्घाटन शंकर राव देव ने किया। तब शासक उदय भानु ने उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकारी। ठीक है, तब शासक उदय भानु ने उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकारी, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था प्यारे साथियों हमारे धौलपुर प्रजामंडल, जिसकी बात मैंने यहाँ पे की। आप इसको पूरा उतारे बढ़िया तरीके से, ये धौलपुर प्रजामंडल हमारा यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल आप उतार लें, ये हमारा यहाँ पे पूरा होता है। और अब हम बात कर लेते हैं करौली प्रजामंडल की, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसको उतारे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अब करौली प्रजामंडल की बात करेंगे, और इसके साथ हमारा जो प्रजामंडल आंदोलन है वो हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है,
करौली प्रजामंडल में ज़्यादा कुछ है नहीं। उसकी स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने अपने कुछ साथियों के साथ की थी, जिसमें मान सिंह, कल्याण सिंह, चिरंजी लाल जैसे लोग थे। ठीक है, और 1938 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस 1938 में ही इसकी स्थापना हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1939 में त्रिलोक चंद माथुर के नेतृत्व में हुआ था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। ठीक है, करौली प्रजामंडल जो है स्थापना हम लिखें, स्थापना 1938 में, है ना। किस किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर का नाम आप ध्यान रखना, त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, त्रिलोक चंद माथुर। इनके साथ में और कौन कौन थे? चिरंजी लाल थे, चिरंजी लाल थे, मान सिंह थे, कल्याणमल थे, कल्याणमल थे, और सॉरी, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल, मान सिंह, कल्याणमल, ये इतने सारे लोग थे। इन्होंने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार जो है इनके नाम पूछ ले जाते हैं कि किसका संबंध जो है करौली प्रजामंडल से रहा था, किसका नहीं रहा था। ठीक है, इस प्रकार का सवाल जो है पूछ लिया जाता है। एक नाम पूर्ण सिंह का नाम और मिलता है, पूर्ण सिंह, है ना। पूर्ण सिंह का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो इनकी अध्यक्षता में हुआ था ना, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे ना, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1939 में हुआ था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा विद्यार्थियों यहाँ पे करौली प्रजामंडल में 1927 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर जो है एक आंदोलन और हुआ था, मदन सिंह और पूर्ण सिंह के नेतृत्व में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ करौली में 1927 में, है ना, हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर आंदोलन हुआ था, राजभाषा बनाने को लेकर आंदोलन, है ना, लेकर आंदोलन हुआ। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये जो आंदोलन हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? मदन सिंह व पूर्ण सिंह, है ना, मदन सिंह व पूर्ण सिंह, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा करौली प्रजामंडल। तो विद्यार्थियों शाहपुरा और बच रहा है, छोटा सा है शाहपुरा। रमेश और लादूराम इनका नाम आता है यहाँ पे। शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की बात और हम कर लेते हैं। 38 में स्थापना हो गई। ठीक है, अब इसके जो संस्थापक थे विद्यार्थियों, संस्थापक में हमारा नाम आता है रमेश चंद ओझा का, है ना। रमेश चंद ओझा जी का नाम यहाँ पे आता है, और जो अध्यक्षता की वो अभयमल डोंगी ने की थी। ठीक है, तो रमेश चंद ओझा, रमेश चंद ओझा इसके अध्यक्ष थे, सॉरी संस्थापक थे। अध्यक्ष जो बने वो बने अभयमल डोंगी, अभयमल डोंगी बने, जो कि 1938 से और 1945 तक रहे। इसके बाद जो अध्यक्ष बने, इसके बाद अध्यक्ष वो बने थे गोकुल भाई असावा, सॉरी, इसके बाद गोकुल भाई असावा बने थे। ठीक है, गोकुल भाई असावा बने थे। लादूराम व्यास का भी यहाँ पे योगदान रहा था। ठीक है, ये था प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा प्रजामंडल। गोकुल भाई असावा के नेतृत्व में बाद में संविधान सभा भी गठित की गई थी, जिसमें दौलत राम का भी योगदान रहा था। ये भी बात आप लिख लीजिए। इनके नेतृत्व में क्या गठित की गई थी? संविधान सभा गठित की गई थी, संविधान सभा गठित की गई। ठीक है, जिसमें दौलत का भी योगदान रहा। ठीक है, दौलत का भी योगदान रहा था।
तो इस प्रकार से था प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा शाहपुरा प्रजामंडल यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों राजस्थान का एकीकरण। ये हमारा राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन था वो हमारा यहाँ पे पूरा होता है। एक एक प्रजामंडल को डिटेल में पढ़ा, बहुत सारे फैक्ट देखे, फैक्ट हैं इसमें अधिकतर ना, तिथियाँ यहाँ पे पूछी जाती हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए इनको खूब रट्टा मारना, भरपूर पिछले पेपरों का अभ्यास करना और फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपनी भी टेस्ट सीरीज आने वाली है, कल या परसों में आपको जो है शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, और नई साल पे एक नया तोहफा आपको मिलने वाला है विद्यार्थियों, तो बने रहिए और अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।